हम्म। और लोग कहाँ हैं? गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं? सर बोले थे यार डायग्राम का थोड़ा बताएंगे टेबल बना करके। ये डायग्राम का टेबल बना के बताया ना पिछली बार। नो सर, वो तो सिर्फ डायग्राम जो बना हुआ था वो आप समझा दिए थे। बोले थे कि टेबल बना करके बता देंगे एक बार। अरे तो वही ना हुआ, कन्वर्शन ऑफ द ईयर डायग्राम कि कौन कौन सा एंटिटी है उसके नाम से टेबल बनेगा। ये हम ईयर डायग्राम में देखेंगे कि उस एंटिटी का कौन कौन सा एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट को उसमें इंक्लूड कर लेंगे। अगर 1 to 1 है इसका फॉरेन प्राइमरी की उसमें, या इसका उसमें कुछ भी कर लेंगे। 1 to m है तो हमेशा 1 वाला m में हम रखेंगे, चूंकि m एंड में वाला m। चले यही तो जाइए। बात हुआ था ना। यस यस सर। हाँ बिल्कुल, और क्या चाहिए? और तुम क्या समझ सर रही हो? दूसरा एग्जाम्पल से समझा दीजिए। सर वो दूसरा एग्जाम्पल से एक बार और फिर से समझा दीजिए सर। एग्जाम्पल तो एक ही है बाबू, और एग्जाम्पल और अच्छा ईयर डायग्राम रहेगा तब होगा। सर, एग्जाम में भी वैसे ही आएगा और हम लोग को ईयर टेबल बनाना डायग्राम में समझना क्या है, देखो, जितना स्क्वायर में रहेगा, जितना रेक्टेंगल में रहेगा, सॉरी स्क्वायर नहीं, है। रेक्टेंगल, यस सर। वो टेबल है। यस सर। ठीक है, तो हम एक मतलब कि हम अगर पेज है, पेज पे हम लिख रहे हैं कि टेबल नेम स्टूडेंट, और लिख रहे हैं टीचर, उसका लिख रहे हैं बुक, उसका लिख रहे हैं कोर्स, हम बना लिए। उसके बाद एक एक एंटिटी पे ध्यान देंगे कि उसका क्या क्या एट्रीब्यूट है। ठीक है, तो मान लो कि हम स्टूडेंट के लिए या टीचर के लिए कुछ एट्रीब्यूट्स हमको समझ में आता है, तो हम अब एसक्यूएल कमांड के को यूज करके अब टेबल क्रिएट करेंगे। यस यस। ठीक है, यही तो काम करना है। तो कोई और ओके सर। एग्जांपल लेंगे उसमें भी यही होगा कि वहां भी हमारा एंटिटी होगा, उसका एट्रीब्यूट्स होगा, उसका दो यस। दो एंटिटी के बीच में 1 to 1 या 1 to many या many to many रिलेशन होगा। ठीक है, बेसिक हमारा वही है। यस कहाँ से आवाज आ रहा है? ठीक है, कि हम जितना एंटिटी है सबके नाम से टेबल बनाएंगे और सारा एट्रीब्यूट वैसा रहेगा। ठीक, नॉर्मल बात। अगर कोई मल्टी वैल्यूड है, ज़्यादा वैल्यू है उसका, एक ही यस सर। कॉलम का, तो उसका हम अलग से टेबल बनाएंगे। यस सर। क्योंकि यस सर। एक टेबल में, मैनी एक टू कॉलम मैनी में कर लो। मल्टीपल वैल्यू नहीं रख सकते। यस सर, नहीं रख सकते। ठीक है, जैसे तुम लोग का जो डेटाबेस है, तुम लोग का वीकली अटेंडेंस जाता होगा, तो गार्जियन का फ़ोन नंबर है। ओके, अगर मान लो हम लोग गार्जियन के पास बहुत फ़ोन नंबर है, 4-5 नंबर है, और हम सब रखना चाहें, तो हम तो तुम्हारे डेटाबेस में नहीं रख सकते। वहाँ तो सिर्फ एक कॉलम है फ़ोन नंबर का, वहाँ एक ही फ़ोन जाएगा। यस सर। तब हमको क्या करना पड़ेगा, एक ही हमको वैल्यू एक जाएगा। अलग से टेबल बनाना पड़ेगा जहाँ रोल नंबर और उनके गार्जियन का फ़ोन नंबर रखेंगे, तो मल्टीपल हो गया, वो काम हो गया मेरा। और डिराइव यस वाला सर। था, तो डिराइव वाला को हम हटा देंगे, नहीं रखेंगे, सॉरी हम हाँ, डिराइव एट्रीब्यूट को वहाँ पे जो जिसका वैल्यू चेंज होने वाला है उसको हम लोग डिस्कार्ड कर देंगे, और उसके जगह पे वैसा वैसा एट्रीब्यूट रखेंगे जिसके आधार पर हम डिराइव कर सके। ठीक है, ये हो गया काम। ओके सर। उसके बाद अगर दो टेबल के बीच में रिलेशन है, तो हम इस टेबल से इसको आइडेंटिफाई कर पाए, ये दिमाग में रहना चाहिए। ठीक है, इस टेबल से इस टेबल को आइडेंटिफाई कर पाए, और दो टेबल रिलेटेड है, दो टेबल में कुछ रिलेशन है, तो इसका प्राइमरी की इसमें होगा या इसका प्राइमरी की इसमें होगा। उसके पीछे लॉजिक ये है कि 1 to 1 में कैसे करेंगे, 1 to m में कैसे करेंगे, m to 1 में और m to n में कैसे करेंगे। ठीक है, समझ में आया बात? यस सर, समझ गए। एम साइड का जो जिधर मेनी है, उधर का जो प्राइमरी की है हम सिंगल साइड में नहीं रख सकते, सिंगल साइड में नहीं रख सकते, इसलिए कि मेनी है वो, देयर आर लॉट ऑफ रिकॉर्ड, देयर आर लॉट ऑफ टपल्स। ठीक है, लॉट ऑफ यस सर। टपल्स,
हाँ, लॉट ऑफ टपल, तो सारे का सारे टपल को हम वन में नहीं रख सकते, लेकिन वन को हम रख सकते हैं, एक रख ही सकते हैं। सिंगल को मल्टीपल में डाल सकते हैं। सिंगल को मल्टीपल में ही डाल सकते हैं, सिंगल वैल्यूड है, Yes. सिंगल है तो डाल दिए आराम से। जब वहां भी अगर जब तक वन एम वन है तब तक तो ठीक है, जहां एम टू एन हो गया, मल्टीपल टू मल्टीपल वहां हो गया, तो वहां भी प्रॉब्लम हो गया, वो भी नहीं देख सकते। तब Yes, उस sir. कंडीशन में मल्टी वैल्यूड की जगह एक नया टेबल बना देंगे। ठीक है, Yes, sir. सबको समझ में आया ये बात? शांत? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटाबेस में, वो है डिसेंट्रलाइज डेटाबेस। डिसेंट्रलाइज डेटाबेस जिसमें हम लोग टीयर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं, 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर, एन टीयर। ये समझ गए हो बढ़िया से? Yes, sir. समझ गई। जानते हो बढ़िया से, अच्छा से पता है? 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर, ये इससे सवाल आता है, ये सवाल आता है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कोई टॉपिक बताओ? कैलकुलस और अलजेब्रा तो पढ़ना नहीं तुम लोग को। डेटाबेस मॉडल में रिलेशनल डेटाबेस बता दीजिए। ट्रांजैक्शन एक और टॉपिक है, ट्रांजैक्शन, जिसमें हम लोग ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, ये हुआ है। तुम लोग बताओ कौन सा टॉपिक नहीं हुआ है या नहीं समझ में आया है, वो टॉपिक हम बताएं। नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, ओके, तो इसके पहले का सब ठीक है। देखो क्या क्या पढ़ना था हम लोग को। एक तो पढ़ना था थ्री व्यू आर्किटेक्चर, थ्री व्यू आर्किटेक्चर। और लगता है कि हम जब पढ़ा रहे थे तो थ्री व्यू आर्किटेक्चर पढ़ाए थे क्या? थ्री व्यू डेटा इंडिपेंडेंस और थ्री व्यू आर्किटेक्चर, वो हो गया। डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस हो गया, सेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड। डिस्ट्रीब्यूटेड में हम लोग टीयर आर्किटेक्चर की बात करते हैं। उसके बाद हो गया हमारा ये ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी। ओके, उसके बाद फिर हो गया हम लोग का कीज, नॉर्मलाइजेशन, फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक्सेट्रा। एक बहुत बड़ा टॉपिक है जो मास्टर्स में पढ़ाया जाता है, वो न तुमको पढ़ना है ना एक ही में पढ़ना है, वो है शेड्यूल। शेड्यूल, ठीक है। खैर उतना दूर क्यों जाए हम लोग, तो हम लोग नॉर्मलाइजेशन शुरू करें। यस सर। बाकी लोग भी तो कुछ बोलो। यस सर। यस सर। Hello, sir. हाँ, यस यस। Sir, 3 scheme architecture एक बार बता देते sir. तो इसकी आर्किटेक्चर, ठीक है, Yes, sir. ओके। ओके, एक मिनट हमको टाइम दो। ठीक है, तो हम लोग एब्स्ट्रैक्शन के बारे में पढ़े थे कि एब्स्ट्रैक्शन मतलब कि किसी चीज को अगर आवश्यकता नहीं है
तो उसको उस लेवल के यूजर से उसको हिडन रखेंगे, और यहाँ पे हम पूरे सॉफ्टवेयर प्रोसेस को 3 लेवल में देखते हैं या 3 लेवल में समझते हैं। 3 लेवल में इसलिए समझते हैं ताकि हम ये बात भी ये डिफाइन कर सकें कि इस तीनों लेवल के बीच में ये तीनों लेवल एक नहीं है। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब ये तीनों अलग अलग है और अलग अलग फंक्शन करता है। इसका मतलब ये तीनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। ठीक, जो 3 लेवल ऑफ स्कीमा है या एब्स्ट्रैक्शन है या व्यू है, सब एक ही है। जहाँ 3 लेवल देखो समझो कि सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन जो है या 3 लेवल ऑफ स्कीमा, 3 लेवल ऑफ व्यू, ये हमारा सिर्फ इसलिए है कि हम पूरे ऑपरेशन को 3 भाग में समझें, और 3 भाग में समझने के बाद हम ये डिस्क्राइब करेंगे कि यहाँ पे हमारा कैसे लॉजिकली और फिजिकली इंडिपेंडेंस है। ठीक है, तो 3 स्कीमा आर्किटेक्चर, 3 लेवल आर्किटेक्चर या 3 व्यू डीबीएमएस, ऑल आर सेम। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन? पहले तो एब्स्ट्रैक्शन के बारे में, एब्स्ट्रैक्शन इज वन ऑफ द मेन फीचर ऑफ द डेटाबेस सिस्टम, hiding irrelevant detail from the user and providing the abstract view of data to user. It means a user only need to know what is needed. It will help in easy and efficient database handling by the user. For example, if a person wants to drive a car, he does not need to know automobile engineering knowledge. जहाँ पे हमको समझ में आया कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। अब बात करेंगे कि हम याद होगा जो डिसेंट्रलाइज डेटाबेस की बात करते थे, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की बात करते थे, तो वही टीयर वाला। तो 3 टीयर में हमारा क्या होता था? 3 टीयर में हम बात करते थे तो हम ये बात करते थे कि पहला टीयर जो है वो यूजर इंटरफेस है, जहाँ इन यूजर है, और एक हमारा एप्लीकेशन सर्वर है और एक डेटाबेस सर्वर है। ठीक, इसमें हम लोग प्रोग्राम को 3 भाग में बांटे। यहाँ भी वही काम करेंगे। तो यहाँ पे एक इंडिविजुअल होगा जो यूज करेगा सॉफ्टवेयर को, और दूसरा होगा प्रोग्रामर जो उसको प्रोग्राम करेगा। ठीक है, और तीसरा है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, तो डेटा का रख रखाव, मैनेज, बैकअप, रिकवरी, ये सब करेगा। ठीक है, तो अब ये तीनों के बीच में समझना ये है कि इस तीनों के बीच में क्या ऐसा है कि प्रोग्रामर कुछ चेंज करे प्रोग्राम में तो एंड यूजर उससे अफेक्ट होगा, या डीबीए अगर कुछ डेटाबेस के फिजिकल आर्किटेक्चर में अगर कुछ चेंज करता है या कुछ मॉडिफिकेशन करता है तो क्या प्रोग्रामर उससे अफेक्टेड होगा? नो सर, नहीं होगा। ठीक है, अगर हम ये, इसीलिए हम 3 व्यू कहते हैं कि अलग अलग व्यू मतलब अलग अलग है। अगर एक ही होता, तीनों अगर ज्वाइन होता, कंबाइन होता, तब तो फिर अफेक्ट होता, लेकिन ये तीनों अलग अलग इसीलिए है कि हम बताएं कि ये अफेक्ट नहीं करेगा। साउंड नहीं आ रहा है? अच्छा, तो साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरा? यस सर, आ रहा है। सर आ रहा है सर। तो दीपक एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से रिकनेक्ट करो, मे बी तुम्हारे डेटा में कुछ प्रॉब्लम हो। तो एंड यूजर, प्रोग्रामर एंड डीबीए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 लेवल में इसको ऐसे बांटेंगे। ये हमारा यूजर इंटरफेस है। यूजर इंटरफेस मतलब जो सॉफ्टवेयर का जो चेहरा है, जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस है यूजर के साथ, वो यूजर इंटरफेस, और एक कंप्लीट बिजनेस लॉजिक, और इसके साथ इनपुट आउटपुट होगा डीबीएमएस का। ठीक है, ये ओडीबीसी क्या है? ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, दैट इज नथिंग बट एपीआई डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए डीबीएमएस है। और ये जो ओडीबीसी है या कनेक्टिविटी है, ये कनेक्शन इंजन है, ये जो है वो हमारा डेटाबेस की तरफ से भी आता है और इस टूल्स की तरफ से भी आता है। डॉटनेट भी देगा, जावा भी देगा, और इधर ओरेकल भी देगा, एसक्यूएल सर्वर भी देगा, दोनों देगा। ठीक है,
सब चाहते हैं कि मेरा डेटाबेस यूज हो और मेरा प्रोग्राम, मेरा सॉफ्टवेयर टूल यूज हो। तो जो हमारा ड्राइवर है, जो कनेक्शन ड्राइवर है, उसमें हमारा JDBC है, OLEDB है, ODBC तो है ही है, और ADO.NET है। .NET के लिए ADO.NET यूज होता है। ठीक है। अब 3 view of architecture. The 3 schema architecture provides abstraction between the layers, because end user need not to know that what code or structure or query a programmer has written. He just want to populate table of his concern. हम गए रिजल्ट देखने के लिए, आजकल जब +2 का और 10th का रिजल्ट निकलता है साइबर कैफे में पूरा भीड़ होता है। कैसे मतलब कैसे रिजल्ट देखते हैं, तो पोर्टल खोल के वहाँ पे रोल नंबर, रोल कोड एक्सेट्रा जो इंफॉर्मेशन वो मांग रहा है वो इनपुट करके ओके किए, रिजल्ट आ गया कि पास या फेल। ठीक, ये हमको अगर हम एंड यूजर की तरह से अगर विचार करें, सोचें, तो क्या उस समय हम ये दिमाग में सोचते हैं या ये हम इमेजिन करते हैं कि या इसको जानने की आवश्यकता है कि हमको जो रिजल्ट मिल रहा है उससे क्या प्रोग्राम लिखा गया है, क्या क्यूरी एग्जीक्यूट कराया गया है? कोई जरूरत नहीं, इसकी आवश्यकता हमको नहीं है। हमको सिर्फ काम है। हम IRCTC पे जाके और अपना PNR नंबर चेक करते हैं, हम कुरियर के साइट पे जाके अपना पार्सल जो है उसको ट्रैकिंग करते हैं। सारा डेटाबेस एक्सेस है, सारा एक्सेस डेटाबेस का है, और लेकिन हमको सिर्फ अपने काम से मतलब है। हम डेटाबेस, उसका कोड, उसका एवरीथिंग, हमको उससे कोई मतलब नहीं होता है। डिस्कनेक्ट हो जा रहा है बार बार। ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेरा एंड यूजर का काम। तो एंड यूजर को प्रोग्रामर वाले लेवल से 3 लेवल में बांट दिए। सबसे ऊपर है मेरा एंड यूजर व्यू, और उस व्यू को सिर्फ उसी डेटा से या उस इंफॉर्मेशन से कंसर्न है जो उसको चाहिए। In the same way, a programmer need not to know that how and where the DBA organize data files. हमारा DBA जो है वो हार्ड डिस्क में रख रहा है फाइल, या फिर वो किसी और स्टोरेज डिवाइस में रख रहा है, या फिर आज ये हार्ड डिस्क भर गया था, सारा डेटा को दूसरे हार्ड डिस्क में ट्रांसफर कर रहा है, या ऐसा बहुत सारा काम हो सकता है जो DBA कर रहा हो ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है, वो इंडेक्सिंग कर रहा होगा सॉर्टिंग सर्चिंग के लिए, और हो सकता है कि बहुत फास्ट डिवाइस पे, फास्ट स्टोरेज पे वो सारा का सारा डेटाबेस शिफ्ट कर रहा होगा, बैकअप एंड रिकवरी एवरीथिंग जो DBA कर रहा होगा। एज ए प्रोग्रामर हमको नहीं उसका मतलब उस जानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि मान लो हम DBA हैं और हमको कुछ चेंज करना है, या फिर हम प्रोग्रामर हैं और हमको प्रोग्राम लिखना है, तो हम DBA को फ़ोन करके उसे इजाज़त नहीं लेंगे कि हम प्रोग्राम लिखने जा रहे थे, लिखे ना, आप कोई दिक्कत नहीं ना आपको। या फिर प्रोग्राम या फिर DBA फ़ोन करके आपको पूछेगा कि कुछ कर नहीं रहे हैं, हम अभी कुछ करने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं हार्ड डिस्क पर, ये वो कुछ। तो ये बात नहीं है, ये दोनों के बीच का कोई रिलेशन तो है ही है, लेकिन वर्किंग में, काम करने में डिपेंडेंसी नहीं है। दोनों अपने अलग अलग एरिया में काम करेंगे, और इसको अचीव करना पड़ेगा। इसको अचीव करना पड़ेगा। अगर मान लो हम कह रहे हैं कि एक डेटाबेस है, एक मेरा हार्ड डिस्क है और इसमें फाइल रखा हुआ है, और हम कह रहे हैं कि हम इसको मूव करेंगे दूसरे में, और इससे डेटा एक्सेस हो रहा होगा, तब तो प्रॉब्लम होगा ना।
यस सर यस तो प्रॉब्लम हो जाएगा। लेकिन हमको वो चीज अचीव करना है ताकि जो डीबीए लेवल पे जो काम हो रहा है और जो प्रोग्रामर लेवल पे काम हो रहा है उस दोनों के बीच में इतना इंडिपेंडेंसी हो, इतना इंडिपेंडेंसी हो कि जब चाहे जो हमारा डीबीए है वो काम करे बगैर डिस्टर्ब किए हुए प्रोग्रामर को, बगैर डिस्टर्ब किए प्रोग्रामर को। और इसी को अचीव करना है, इसी को हम बोलते हैं 3 लेवल ऑफ व्यू और स्कीमा। A 3 level of view separates the user application and the physical database. It divides the database into 3 categories on the basis of 3 types of user, that is end user, programmer and the DBA. This 3 schema architecture also provides data independence. The 3 schema architecture is also known as the NC Spark architecture, proposed by American National Standard Institute Standard Planning and Requirements Committee in 1975. ओके, एनसी स्पार्क का ये फुल फॉर्म है ना, इसका एब्रिविएशन का ये है कि ये हो गया अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, इनका काम ही है सबको स्टैंडर्ड देना। और ये स्पार्क जो था ये इसका काम था, इसका जो इसको आर्किटेक्चर दिया था स्टैंडर्ड प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट कमेटी। 3 लेवल आर एक्सटर्नल लेवल जो कि सबसे ऊपर में है, व्यू लेवल जो सबसे हाईएस्ट हमारा एब्स्ट्रैक्शन में है, उसको कुछ नहीं पता है, उसको न प्रोग्रामर का बात पता है न उसको डीबीए का बात पता है, कुछ नहीं पता है उसको, सिर्फ अपना रोल नंबर पता है, रोल कोड पता है, रिजल्ट चाहिए उसको। कंसेप्चुअल लेवल या लॉजिकल लेवल या ग्लोबल लेवल, जहाँ पे प्रोग्रामर है वो क्यूरी लिख रहा है, वो जितना हमारा डीडीएल और डीएमएल कमांड है सब यहाँ पे डीडीएल कमांड रख लेते हैं। और यूजर लेवल पे वो क्लिक करेगा तो सिलेक्ट या तो डीएमएल या तो डीक्यूएल वो रन करेगा हमारा यूजर लेवल पे, और डीडीएल हम रन कराएंगे प्रोग्रामर लेवल पे, ठीक है। और तीसरा लेवल जो हो गया वो एकदम हार्डवेयर लेवल है, डीबीए लेवल है, जहाँ फिजिकली डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे उसको हम कौन सा सर्चिंग शॉर्टिंग कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, कैसे एवरीथिंग अबाउट द उस वो लेवल फिजिकल लेवल पे कैसे डेटा स्टोर होगा वो, ओके। ये हमारा जो हमारा एक्सटर्नल है ये व्यू है, व्यू 1 से लेके व्यू n तक सारा व्यू इस कंसेप्चुअल लेवल से कनेक्टेड है। और इतना सारा व्यू क्यों बना है, इसलिए कि इतने सारे एंड यूजर हो सकते हैं साइमल्टेनियसली कंसेप्चुअल लेवल को हिट करने के लिए। कंसेप्चुअल लेवल को हिट करने के लिए साइमल्टेनियसली बहुत सारे यूजर हो सकते हैं। हम जो क्यूरी लिख रहे हैं, हम जो प्रोसीजर लिख रहे हैं, सेम टाइम में अगर 1000 इंटरफेस पे उसको एक्सेस किया जा रहा है तो कंसेप्चुअल लेवल पे 1000 हिट होगा, रिक्वेस्ट आएगा, मतलब है ना, एग्जीक्यूट होगा। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर तो हम इसलिए दिखा रहे हैं कि सारा व्यू अलग अलग है। किसी को अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करें तो किसी को अपना छुट्टी देखना है कि उसका छुट्टी कितना कंज्यूम हो गया और कितना बाकी है, कोई अपना अटेंडेंस देख रहा है, कोई दिख रहा है कि हमको अभी कितना पेपर अभी हमको अलॉट किया गया है, हम कोई देख रहा है कि हमको स्टूडेंट का जो अटेंडेंस है, मार्क्स है, वो हमको कैसे भरना है। All user are having very different views, and all the views is created by this conceptual level, ठीक है। हर चीज के लिए यहाँ पे कमांड लिखा हुआ है, क्यूरी लिखा हुआ है, प्रोसीजर लिखा हुआ है। अब इसको हर व्यू पे उसको कॉल किया जा रहा है। तो एंड यूजर है, यहाँ पे डीएमएल हो सकता है, मान लो किसी का कोई गया अपना प्रोफाइल चेंज करना है, पासवर्ड चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, तो हम अपडेट कमांड रन कराएंगे ना उस लेवल पे। यस सर। तो लिखा तो रहेगा इसी लेवल पे, लेकिन यूजर को अधिकार रहेगा कि वो डीएमएल कमांड और डीक्यूएल कमांड वो दोनों रन करा सकता है। तो हम लोग ऐसे समझने के लिए कहते हैं कि डीएमएल और डीक्यूएल इस लेवल पे रन करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन है, यहाँ पे अगर हम और तुम प्रोग्रामर हैं
तो हम और तुम यहाँ पे बैठे हैं कंसेप्चुअल लेवल पे, हम लोग क्यूरी लिख रहे हैं, हम लोग प्रोसीजर लिख रहे हैं, और हम लोग उसको प्रोग्राम के साथ कंबाइन कर रहे हैं ताकि वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंगली वो कॉल हो सके। हमारा ये वाला जो अभी फिगर देखे थे, ये वाला है ना, यूजर इंटरफेस, बिजनेस लॉजिक, और ये हमारा बिजनेस लॉजिक को डीबीसी के थ्रू डीबीएमएस को से कनेक्शन स्टैब्लिश करेगा, और क्यूरी एक्चुअली यही रन करेगा। क्यूरी हमारा सारा का सारा प्री कंपाइलर, डीएमएल प्री कंपाइलर, डीडीएल कंपाइलर और डीएमएल प्री कंपाइलर, ये सब जो है वो सब डेटाबेस का पार्ट है, वो यहाँ पे वो रन करेगा। ये वाला जो पार्ट है बिजनेस लॉजिक इन आउट, यहाँ पे प्रोग्रामर बैठा हुआ है, यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे कौन है, ग्लोबल व्यू है जो ये है, ये हो गया यूजर इंटरफेस जो कौन दिख रहा है, एंड यूजर दिख रहा है, और यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे डीबीए बैठेगा, मतलब डीबीए डेटाबेस था जी, उसको तुम कुर्सी मत समझ लेना मोढ़ा जैसा। Yes, sir. ओके, तो यहाँ हो गया ग्लोबल व्यू, इसको ग्लोबल व्यू बोलो, या हम इसको कंसेप्चुअल लेवल बोल सकते हैं। ओके, यहाँ पे क्या क्या काम होगा, यहाँ पे प्रोग्रामर होगा, प्रोग्रामर स्कीमा डिजाइन करेगा, वो सारा का सारा डीडीएल कमांड रन कराएगा, या डायग्राम बनेगा, यहाँ पे कंस्टेंट यहाँ पे लगाए जाएंगे, सारा का सारा काम डेटाबेस का यहाँ होगा, सारा लॉजिकल काम जो है डेटाबेस से रिलेटेड सब यहाँ पे होगा। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक, अब ये समझो कि जितना लॉजिकल काम कंसेप्चुअल लेवल पे हो रहा है, ये सारा का सारा काम इंड यूजर को बता रहे हैं क्या कि उसको उससे एब्स्ट्रैक्टेड रख रहे हैं। all the work done on the conceptual level is hidden from the end user or not? हिडन सर। ठीक है, क्यों नहीं बोल रहे हो आनंद, ताहिरा, प्रशांत? हैं? सर समझ ही नहीं आया। यही बोलो ना कम से कम, नहीं समझ में आया। ठीक है, डीक्यूएल क्या है? डेटा क्यूरी लैंग्वेज सिलेक्ट स्टेटमेंट। ओके सर। ठीक है, तो ये एक बार फिर से सर। कौन से लाइब्रेरी में हो आनंद? कॉलेज के लाइब्रेरी में हो? ओके, ठीक है। हाँ, क्या बोल रही थी ताहिरा? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ठीक है, कह रहे थे कि एंड यूजर जो है अपनी जगह पे है, और यहाँ पे कंसेप्चुअल लेवल पे क्या बोल रहे हैं हम लोग, कंसेप्चुअल लेवल पे प्रोग्रामर काम करेगा, और यहीं पे स्कीमा डिजाइन होगा, यहीं पे सारा का सारा डीडीएल कमांड यूज होगा, या डायग्राम भी यहीं पे बनेगा, या डायग्राम बनाना, उसको टेबल में कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट करने के लिए डीडीएल कमांड यूज करना, सारा कंस्टेंट यूज करना, ये सारा का सारा काम कहाँ होगा, कंसेप्चुअल लेवल पे होगा, और यहीं पे बिजनेस लॉजिक भी लिखा जाएगा, बिजनेस लॉजिक के साथ ओडीबीसी और ये देखा ड्राइवर के साथ डेटाबेस कनेक्टिविटी होगा, और ये सारा कमांड जो है ये वहीं पे हम काम कराएंगे। तो जितना लॉजिकल काम है वो सारा का सारा कंसेप्चुअल लेवल पे होगा, चाहे स्कीमा डिजाइन हो, या डायग्राम हो, डीडीएल हो, क्रिएट टेबल वाला कमांड हो, और ये सारा का सारा कहाँ होगा, कंसेप्चुअल लेवल पे होगा। तो ये सवाल ये कर रहे थे हम कि ये सारा का सारा कंसेप्चुअल लेवल पे होने वाला काम है, क्या ये सारा का सारा एंड यूजर को दिखेगा, या एंड यूजर को हम दिखाएंगे, बताएंगे? नो सर, नहीं दिखेगा। नहीं दिखेगा, बिल्कुल अलग अलग है। नहीं दिखेगा सर। अब यहाँ पे देखो, हम कंसेप्चुअल लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, हम एक टेबल था, उस टेबल में पहले 10 एट्रीब्यूट थे, हमको लग रहा है एक और एट्रीब्यूट होना चाहिए, और हम एक एट्रीब्यूट उसमें ऐड कर रहे हैं, हम ऐड कर दिए। ठीक,
तो क्या हमारे टेबल में चेंज करने से, टेबल के चेंज से सॉफ्टवेयर में कुछ चेंज करना पड़ेगा ताकि इंडिविजुअल को अब सही से ही दिखे? पहले गड़बड़ दिख रहा था। नो सर। नो सर। नहीं दिखता, कोई चेंज नहीं है। ओके, नो सर। ये काम हो गया कि हम, हाँ, प्रॉब्लम एक जगह है सिर्फ कि अगर ये यूजर जिस एट्रीब्यूट का डेटा चाह रहा है उस एट्रीब्यूट को अगर हम डिलीट कर दें तब यूजर को व्यू नहीं मिलेगा, तब यूजर को व्यू नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा करेंगे क्यों? वैसा हम नहीं करेंगे। और बाकी जितना काम है, ठीक है, रेस्ट ऑफ दैट जितना काम है उसमें यूजर को कोई परेशानी नहीं होने वाली है, उसको जो डेटा चाहिए वो उसको मिलेगा। अब नीचे लेवल पे आते हैं, वो है हमारा इंटरनल लेवल, जो कि फिजिकल लेवल है, जहाँ पे हमारा डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर काम करेगा। और डेटा कैसे स्टोर होगा, कैसे इंडेक्सिंग होगा, हम कौन सा ट्री यूज करेंगे सर्चिंग के लिए, बी ट्री, बी प्लस ट्री, कौन सा ट्री करेंगे, कौन सा इंडेक्सिंग करेंगे, कौन सा हम हार्डवेयर मीडिया यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इस तरह का सारा इंटरनल स्टोरेज पे होगा। यही सारा का सारा चीज यहाँ पे हम समझाए हैं फिगर से। ये हमारा लेयर है, बीच वाला लेयर प्रोग्रामर वाला, और ये डेटाबेस है। ये हिडन लेयर फ्रॉम द इंडिविजुअल हम दिखा रहे हैं, इंडिविजुअल को दिख नहीं रहा है यहाँ क्या है। ये सारा इंडिविजुअल है, अपना काम निकलेगा और इसी डेटाबेस से सारा इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस किया जाएगा। और इंफॉर्मेशन कैसा, कुछ इस तरह का, जिस तरह का जो डेटाबेस से आएगा, और इंटरमीडिएट जो हमारा जो लेयर है वही इसको क्रिएट करेगा इस इंफॉर्मेशन को फ्रॉम द डेटाबेस by applying lot of DQL and all the query and relation. सर सर DDL और DML में क्या डिफरेंस है सर? DQL और DML में? यस सर। देखो, डेटा क्यूरी लैंग्वेज जो है ना वो सिलेक्ट है, और हम जब सिलेक्ट स्टेटमेंट का बात करते हैं तो सिलेक्ट, इसमें बहुत सा कंट्रोवर्सी भी है कि सिलेक्ट हमारा DQL है या DML है, DQL है या DML है। अगर हम SQL स्टैंडर्ड की बात करें, जो SQL को जो स्टैंडर्ड दिया गया है NC का, तो उस स्टैंडर्ड में सिलेक्ट को DML कमांड माना गया है। DML कमांड माना गया है क्यों? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हम किसी टेबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं सिलेक्ट यूज करके। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो हम कोई व्यू क्रिएट कर रहे हैं, तो व्यू क्रिएट कर रहे हैं तो हम लिखते हैं ना क्रिएट व्यू एड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है। तो हम एक व्यू क्रिएट कर लिए सिलेक्ट स्टार यूज करके, ठीक। तो हमारा DML कमांड है। लेकिन सिलेक्ट हमारा डेटा क्यूरी लैंग्वेज भी है, डेटा क्यूरी के लिए भी यूज होता है। तो हमारा सिलेक्ट जो है DQL भी है और DML भी है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो एक्सटर्नल और व्यू लेवल जो है हमारा, जो सबसे ऊपर का लेवल है, इट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। इन दिस लेवल द पार्ट ऑफ द डेटाबेस इज कंसर्न्ड विद डिफरेंट यूजर। देयर मे बी मेनी यूजर्स who use the external view, and all views may or may not be same. They concern only with their own view, that is data of their need. They don't bother about the code or the query written behind to display their data. They know only what they need to know. Other than that are hidden from them. ये एक हमारा है एक्सटर्नल का। एक मिनट, वेट मिनट। They know only what they need to know. ये हो गया हमारा व्यू लेवल। और उसी एग्जांपल में है कि अगर मार्कशीट है, व्यू ड्यूज है, बहुत सारा अलग अलग व्यू होगा। जैसे टीचर अगर देखना चाहते हैं तो लीव, सैलरी डिटेल, सब्जेक्ट अलॉटेड, स्टूडेंट मार्क्स etc. without bothering about what the query and code is written and how the data is physically stored. क्यूरी कैसे लिखा गया है और डेटा कैसे स्टोर है, उसको बगैर उसके लिए टेंशन लिए हुए, बॉदर हुए हमको सिर्फ मेरे इंफॉर्मेशन से मतलब है।
अब आते हैं कंसेप्चुअल लेवल पे या लॉजिकल लेवल पे या ग्लोबल व्यू पे. At this level of abstraction, all the database entities, schema, their relationship, constraint etc. are included. In this level, where DDL command are used, क्योंकि schema बनेगा यहाँ पे, हम schema बनाएंगे. schema मतलब क्या? हम जैसे हम अगर ER डायग्राम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब कि हम टेबल क्रिएट करना है वहाँ पे हमको. ER डायग्राम को कन्वर्ट करना है. That means we are creating tables. मतलब schema. Yes, sir. This conceptual view is defined by the conceptual schema, that is structure of the database. There are only one conceptual schema per database, that is data dictionary or the set of metadata. For example, schema definition of student entity set एक डेटाबेस लैंग्वेज से फ्री एल्गोरिदम टाइप का दिखा गया है. कैसे कि हम एक स्टूडेंट एंटिटी सेट के लिए हम स्कीमा डिजाइन करें. क्या क्या लिखेंगे? हम एंटिटी सेट देखेंगे, उसका डेटा टाइप देखेंगे, उसका लेंथ देखेंगे और कुछ कंस्ट्रेंट लगाएंगे. ठीक है, तो हम यहाँ नॉट नल लगा दिए हैं. यहाँ पे हम लोग उसका डोमेन फिक्स कर दिए हैं, मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100. एक कंस्ट्रेंट लगा दिए. निम है, इसमें कोई कंस्ट्रेंट नहीं लगाए हैं. और इस तरह का जो स्कीमा डेफिनेशन है, ये हमारा कहाँ होगा? ये होगा हमारा ग्लोबल व्यू में. और all DDL commands are used at this level. This level is taken care by the programmer. Internal का बात करें अगर, जहाँ पे DBA है, it is the lowest level of abstraction. The lowest level of abstraction, it is very close to the physical storage method used. It represents that how the data will be stored and described in data structure and access method. डेटा स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड मतलब डेटा कैसे स्ट्रक्चर्ड किया गया है, कौन सा ट्री यूज किया गया है, कौन सा सॉर्टिंग सर्चिंग यूज किया गया, एक्सेट्रा. इट इज एक्सप्रेस्ड बाय द इंटरनल स्कीमा. इट इज ओनली कंसर्न टू एंड टेकन केयर बाय द DBA. इंटरनल स्कीमा मतलब डेटा हाउ दैट ऑल द रिकॉर्ड्स एंड डेटाबेस आर स्टोर्ड ऑन द फिजिकल स्टोरेज. कैसे? देखो, स्टूडेंट स्ट्रिंग लेंथ 10, ऑफसेट 0, नेम स्ट्रिंग लेंथ 25, ये तो बनाया था प्रोग्रामर, और ये ऑफसेट मतलब उसका स्टार्टिंग एड्रेस, वो हम स्टोर कर रहे हैं ऐसा. तो इस तरह से हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिकॉर्ड कहाँ सेव होगा और कैसे सेव होगा. ऑफसेट 0 मतलब एक एड्रेस है 0, वहाँ पे 10 लेंथ का ID स्टोर हो रहा है. ठीक है, तो 0 से अगर गिनना शुरू करो तो 10 कहाँ पहुंचेगा? 9 तक. तो ऑफसेट 10 से हम नेम शुरू कर देंगे. तो 10 से 25 तक हमारा नेम स्टोर होगा. आफ्टर फ्रॉम 35, ऑफसेट 35, मार्क्स स्टोर होना शुरू होगा. ठीक है, ये है हमारा एकदम इंटरनल लेवल या फिजिकल व्यू. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया. पहले जब हम लोग पढ़ते थे, देखो यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं, ये एक्सटर्नल व्यू है, ये कंसेप्चुअल स्कीमा है, और ये मेरा फिजिकल स्कीमा है, इंटरनल स्कीमा है. यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? सारा का सारा फील्ड नेम और सारा डेटा टाइप. और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कैसे स्टोर होगा, रोल नंबर कैसे स्टोर होगा, तो बाइट कितना देंगे, ऑफसेट कितना देंगे, एवरीथिंग है. ओके, तो इसको पढ़ने के पीछे हमारा रीजन ये है कि हम डेटा इंडिपेंडेंस को एस्टेब्लिश कर पाए. हम ये समझा पाए कि अगर आप प्रोग्रामर हैं तो आपको अपना काम से मतलब है, आप अपना काम का ध्यान दीजिए, और ये टेंशन नहीं है कि हम अगर मॉडिफाई कर रहे होंगे या कुछ चेंज कर रहे होंगे तो यूजर को दिक्कत होगा, या हमको कुछ काम करने के लिए हमको DBA से परमिशन लेना है. ठीक है, डेटा इंडिपेंडेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. VBI इसको नोट कर लेना. Allow to change at one level of database without affecting other level. 3 level of abstraction provide 2 level of data independence.
दो लेवल मतलब इंटरफेस, ऊपर दोनों के बीच का एक इंटरफेस और नीचे दोनों के बीच का एक इंटरफेस। हमको दोनों जगह पे डेटा इंडिपेंडेंस समझना है। तो 3 लेयर तो है, 3 लेवल तो है, 3 लेवल के बीच में 2 डेटा इंडिपेंडेंस है। पहला 2 लेवल के बीच में जो है वो लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस है। लॉजिकली all the end user doesn't need to know that all the logical things has happened on the physical as a global view. Okay, ठीक है। Logical data independence, it indicates that the conceptual schema can be changed without affecting the existing external schema or external view. It means that the application program need not to be changed if fields are added to an existing table or even deleted that fields which are not used by the application program. अगर कोई फील्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम में यूज नहीं हो रहा है उसको डिलीट कर दें, नो प्रॉब्लम। हम कोई फील्ड जोड़ दें देन ऑल्सो नो प्रॉब्लम। अगर हमको वो फील्ड चाहिए, अगर वो फील्ड चाहिए तो हमको अपने क्वेरी में उसको ऐड करना पड़ेगा, अदरवाइज हमको मेरा प्रोग्राम में कोई चेंज करने का हमको नहीं है। Physical data independence, it allows changing the physical storage device or organization. इसका माइक कौन है? यूज म्यूट कर दिए हैं, अनम्यूट मत करना। It allows changing the physical storage device or organization of the file to be made without requiring changes in the conceptual view or any of the external views, including application program using databases. Thus, the file may migrate from one type of physical media to another, or file structure may change without any need for change in the application program. ठीक है, तो ये हमारा 2 इंडिपेंडेंस है और 3 व्यू है। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। गुड। तो हम इसका जो पीडीएफ है तुम लोग को शेयर कर देंगे और यह डायग्राम वाला भी सर है, पीडीएफ है सर। अच्छा, गुड। ये वाला पीडीएफ है? नहीं है सर। क्या हम लोग के पास नहीं है सर। यस सर, मेरे पास है। मेरे पास भी है सर, मैं सेंड कर दूंगी सर। भेज दीजिएगा सर। तुम लोग को कैसे मिल गया? सर आप ही तो पढ़ाए हैं इसको। अच्छा, ये क्लास हम लिए थे ना, हमको लग रहा था, बोले तो कि यस सर, आप पहले पढ़ा चुके हैं। पढ़ा चुके हैं। ओके, सर यहीं तक पढ़ाया था, उसके बाद फिर दूसरे सर चेंज हुए थे। हाँ ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे, नॉर्मलाइजेशन सर। नॉर्मलाइजेशन शुरू करेंगे। नॉर्मलाइजेशन में सबसे पहले हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी एक बार रिव्यू करेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी के आधार पर हम लोग क्लोजर समझेंगे, क्लोजर कैसे निकाला जाता है। फिर कीज डिस्कस करेंगे, कौन कौन सा की होता है, कैसे होता है। और उसके बाद हम लोग समझेंगे नॉर्मलाइजेशन कैसे करते हैं। नॉर्मलाइज सर किसी टेबल को, एसक्यूएल का कमांड सर बता दीजिएगा थोड़ा। एसक्यूएल का कमांड, ठीक है, वही बता देंगे। यस ओके, सर हायरार्की और रिलेशनल और है ना वो वाला नेटवर्क वाला नहीं भेजे हैं सर ग्रुप में। कौन सा नहीं भेजे हैं? डेटा मॉडल, हायरार्की सर, मेमोरी यस सर, मेमोरी हायरार्की सर, रिलेशनल डेटाबेस और नेटवर्क डेटाबेस जो था वो हाँ नहीं हाँ, भेजे। मतलब डेटा मॉडल की बात कर रही हो, हायरार्किकल Yes, sir, डेटा data मॉडल, model. नेटवर्क डेटा मॉडल, रिलेशनल डेटा मॉडल। यस सर, डेटा मॉडल सर। ओके, नो प्रॉब्लम, भेज देंगे। सर बॉयज ग्रुप में भेज दीजिएगा, कोई पीडीएफ नहीं भेजा हुआ है। ठीक 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 है। ये स्टार्टिंग की बात कर रही है, जब हम स्टार्ट किए थे उस समय का है, उस समय तो सबको भेजे थे, आज की बात सर नहीं कुछ है बच्चे ये। बाद में ऐड ऑन हुए हैं सर, अच्छा, इसलिए उनके हो पास सकता नहीं है, है। नो प्रॉब्लम। ओके, तो अभी तो हम लोग के पास टाइम नहीं है कि हम लोग कुछ नया टॉपिक शुरू करें अभी, तो अगले क्लास में हम लोग नॉर्मलाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तुम लोग भी एक बार देख लेना, अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर कहीं अवेलेबल होता है तो उसको देखो, सॉल्व करो, देखो कि क्या इसमें कुछ ऐसा है जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, पहली बात। दूसरा कि प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। यह डायग्राम में बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा, यह डायग्राम बनाइए, यह डायग्राम बनाइए और डायग्राम बनाने के बाद उसको कन्वर्ट करिए टेबल में। ठीक है,
ये Yes, ये sir. सोच के मत पढ़ाई करो कि तुमको ये बीएससीआईटी अभी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का बीएससीआईटी क्लियर करना है। ये सोच के पढ़ो कि डेटाबेस में एकदम एक्सपर्टीज लेवल का पढ़ाई हो जाए तुम्हारा, ताकि कल के डेट में अगर कुछ सर्टिफिकेशन तुम करना चाहो डेटाबेस का, ओरेकल, ओसीपी, ओसीपी, ओसीडीबी, तो ये सारा का सारा तो तुम वो कर सको। फिर डेटाबेस घूम के आके थ्योरी ना पढ़ना पड़े। इसके बाद जो पढ़ना है सारा का सारा एप्लीकेशन पढ़ना है, उसको यूज करना है, एवरीथिंग वहाँ पे। सर ऑफलाइन क्लास कब से होगा सर? ये कौन सा सवाल है? ऐसा सवाल सर- मत करो जो पढ़ाई से रिलेटेड ना हो, ठीक है? सर अटेंडेंस सर ले लिए सर। अब देखो, अब ऑफलाइन शुरू कब से होगा ये हम कैसे बताएंगे? ये हम कैसे सर बताएंगे? गवर्नमेंट हाँ, ये बताएगा। नोटिफिकेशन आएगा और नोटिफिकेशन के बाद देखा जाएगा। फिर हम बहुत सा पैरामीटर है उसके बाद, ये सब अभी क्यों डिस्कस करना, पता है ना? इसी ओके, ठीक है। यस पीयूष, कुछ पूछ रहे हो पीयूष? नो सर। चलो फिर हम लोग सेशन एंड करते हैं, अगले क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे नॉर्मलाइजेशन। बाय बाय। यस सर।